नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बीसीएस बेसिक फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर। और आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 12 के एक सिंपल से टॉपिक विद्युत क्षेत्र पर। विद्युत क्षेत्र क्या होता है, इसके अलावा हम इस वीडियो में देखेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, इसकी विमा भी देखेंगे। इसके साथ में हम देखेंगे कि एक बिंदु आवेश के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक क्या होगा। इसके साथ में हम देखेंगे बहु आवेशों के निकाय में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। तो ये वीडियो काफी लंबा चलने वाला है, काफी इंपॉर्टेंट भी है। सबसे पहले हम बात करेंगे विद्युत क्षेत्र क्या है। देखिए सारे विद्यार्थी ध्यान देंगे इधर। ये हमारे पास में कोई आवेश है और इस आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश लाकर यदि हम रखें तो वो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, तो उस क्षेत्र को हम विद्युत क्षेत्र कहेंगे। देखिए विद्यार्थियों, हमने लास्ट ईयर कक्षा 11 में गुरुत्वीय क्षेत्र पढ़ा है। और गुरुत्वीय क्षेत्र क्या होता है कि कोई पिंड है और कोई पिंड के चारों ओर का ऐसा क्षेत्र जिसमें कोई अन्य यदि पिंड आता है तो वो गुरुत्वाकर्षण बल, जहां तक गुरुत्वाकर्षण बल लगता है उस क्षेत्र को हमने गुरुत्वीय क्षेत्र कहा था। ठीक उसी प्रकार ही यहां पर क्या है, एक आवेश है और इस आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश यदि हम लेकर आए तो वो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, तो उस क्षेत्र को हम विद्युत क्षेत्र कहेंगे। देखिए यहां पर पहले से ही कोई आवेश है Q, और यदि हम कैपिटल Q आवेश लेकर आएंगे तो इन दोनों आवेशों के बीच में कूलाम के नियम से विद्युत बल कार्य करेगा। तो जहां तक विद्युत बल कार्य करता है वहां तक ही जो क्षेत्र है उसको हम विद्युत क्षेत्र कहेंगे। एक बार विद्युत क्षेत्र की डेफिनेशन फिर से सुन लेंगे कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश लाने पर वह आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, तो उस क्षेत्र को हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। विद्युत क्षेत्र समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम कैपिटल ई से लिखते हैं। यह एक सदिश राशि होती है। इसकी डेफिनेशन क्या है कि देखिए विद्यार्थियों, अभी हमने डिफाइन किया है विद्युत क्षेत्र को। जैसे ये कोई आवेश है स्मॉल q और इसके चारों ओर कोई क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, इसको हमने विद्युत क्षेत्र कहा। अब देखिए इस विद्युत क्षेत्र का जो मान है, परिमाण है, उसी को ही हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। मैथमेटिकल रूप में हम इसको परिभाषित कर सकते हैं। डेफिनेशन सुनेंगे कि प्रति एकांक धनावेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र कहलाता है। कि किसी बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र है उस बिंदु पर रखे किसी आवेश पर लगने वाले बल के द्वारा दिया जाता है। सुनेंगे, समझेंगे। मैं एक फॉर्मूला यहां पर पुट कर रहा हूं, E वेक्टर इक्वल टू F वेक्टर अपॉन Q नॉट। तो देखिए विद्यार्थियों, जैसे यहां पर कोई ये क्षेत्र है और इस क्षेत्र के अंदर हमने विद्युत क्षेत्र है और वो किसी आवेश के द्वारा उत्पन्न हो रहा है। जैसे आवेश के बिना तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा नहीं, आवेशों के द्वारा विद्युत क्षेत्र यहां पर उत्पन्न हो रहा है। और यहां पर विद्युत क्षेत्र जब उत्पन्न हो रहा है तो उसमें हमने एक आवेश रख दिया Q नॉट, Q0 आवेश रख दिया हमने। अब इस आवेश Q0 के ऊपर भी एक बल लगेगा और उस बल को हम F वेक्टर से पुट कर रहे हैं। जैसे विद्युत क्षेत्र में रखे आवेश Q नॉट के ऊपर F वेक्टर बल लग रहा है, तो इस आवेश पर लगने वाला बल है F वेक्टर, आवेश का मान है Q नॉट। तब विद्युत क्षेत्र की परिभाषा इस मैथमेटिकल फॉर्मूले से भी हम दे सकते हैं। यदि इस वाली वैल्यू को हम इकाई ले लें, 1 कूलाम ले लें, तो प्रति एकांक धनावेश पर लगने वाला जो बल है उसी को ही हम क्या कहेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक बार विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दोबारा परिभाषित करते हैं कि प्रति एकांक धनावेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। परिभाषा समझ में आई होगी। अब देखिए विद्यार्थियों,
जैसे यहां पर कोई विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है और ये यहां पर ही हमने कोई आवेश रखा है, तो इस आवेश के द्वारा भी तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। इस आवेश के द्वारा भी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है। हालांकि फॉर्मूला मैथमेटिकल रूप में जहां कहीं पर भी काम में आता है, यही वाला फॉर्मूला यूज में लिया जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। लेकिन जो परिशुद्ध रूप है वो क्या है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का? देखिए विद्यार्थियों, ये जो आवेश है वो खुद विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न कर सकता है, इसलिए आवेश Q नोट को बहुत ही छोटा लेकर चलना है। इतना छोटा लेकर चलना है कि स्वयं कोई विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करे। तो देखिए विद्यार्थियों, यहां पर हम एक लिमिट लगा देते हैं और वो लिमिट हमारे को ये बताएगी, लिमिट Q नॉट टेंड्स टू 0 F वेक्टर अपॉन Q नॉट। इसका अर्थ समझिए, देखिए इसका मतलब यह है कि जो आवेश Q नोट है वो बहुत ही छोटा होना चाहिए, Q0 टेंड्स टू 0। ये 0 की ओर अग्रसर है, लगभग 0 के नजदीक है और ये इतना छोटा है कि स्वयं कोई विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता। तो ये जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला है, एग्जैक्ट फॉर्मूला ये होगा, लिमिट Q0 टेंड्स टू 0 F वेक्टर अपॉन Q नॉट, ये वाला फॉर्मूला आता है। अब देखिए इससे संबंधित दो बातें मैं आपको बताता हूं कि बोर्ड एग्जाम में सीबीएसई आरबीएसई दोनों में ही पूछा जाता है। इस फॉर्मूले के अंदर जो लिमिट Q टेंड्स टू 0 है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये फॉर्मूला देंगे आपको, E इक्वल टू इसमें लिमिट Q टेंड्स टू 0। इसका मतलब समझेंगे, लिमिट का मतलब है सीमा। इस Q0 को हमने प्रतिबंधित कर दिया कि ये बहुत छोटा है, 0 की ओर अग्रसर है ये। तो इसका अर्थ क्या है, इसका भौतिक अर्थ बताइए। एक तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि लिमिट Q0 टेंड्स टू 0, इसका अर्थ क्या है, इसका जो भौतिक अर्थ है वो समझाइए। तो देखिए विद्यार्थी, इसका अर्थ ये है कि आवेश Q0 इतना छोटा होना चाहिए कि स्वयं में कोई विद्युत क्षेत्र उत्पन्न ना करें तथा दूसरे आवेशों से प्रभावित भी नहीं हो। मतलब यहां पर इसका अर्थ बस केवल इतना ही है कि स्वयं में कोई विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करना चाहिए। देखिए विद्यार्थियों, आवेश Q0 जितना छोटा होगा E की वैल्यू उतनी ही एक्यूरेट होगी, जितना छोटा E का मान उतना ही अच्छा होगा। तो आवेश Q0 छोटे से छोटा होना चाहिए। हमने इसको Q0 टेंड्स टू 0 दिखाया, लेकिन कभी भी Q0 टेंड्स टू 0 नहीं हो सकता। सबसे छोटा जो आवेश हो सकता है वो है इलेक्ट्रॉन का आवेश। इलेक्ट्रॉन से छोटा आवेश वाला कोई पार्टिकल संभव नहीं है, आवेश भी संभव नहीं है। जितने भी आवेश हैं छोटे से छोटा, वो इलेक्ट्रॉन के रूप में ही आवेश विद्यमान रहते हैं, इसलिए छोटा से छोटा जो आवेश है वो इलेक्ट्रॉन ही होगा। तो जो Q0 टेंड्स टू 0 दिखाया है हमने, ये एक्चुअल में है क्या, 1.6 into 10⁻⁻19 कूलाम से कम तो हो ही नहीं सकता। ये जो कम से कम इसकी वैल्यू है वो यही होगी। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो डेफिनेशन है वो आप लोगों को समझ में आई होगी। एक बार फिर से सुन लेंगे। इस मैथमेटिकल फॉर्मूले के द्वारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा दी जाती है। जो बट्टे वाली राशि है उसको हम 1 ले लेंगे, 1 कूलाम। तब देखिए इसको कैसे परिभाषित करेंगे कि प्रति एकांक धनावेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। परिशुद्ध रूप इसका इस तरीके से होता है, E वेक्टर इक्वल टू लिमिट Q0 टेंड्स टू 0 F वेक्टर अपॉन में Q नॉट। यहाँ पर जो Q0 टेंड्स टू 0 है वो ये बता रहा है कि जो आवेश Q0 है वो अति सूक्ष्म होना चाहिए, बहुत छोटा होना चाहिए। और ये इसलिए लिया जाता है कि ताकि स्वयं में कोई विद्युत क्षेत्र उत्पन्न ना करें। सभी को यहां तक समझ में आया होगा। देखिए विद्यार्थियों, अब जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो एक सदिश राशि होती है। सदिश राशि होती है तो उसकी दिशा भी होगी। विद्युत क्षेत्र की दिशा देखिए विद्यार्थियों, धनावेश से दूर की ओर होती है, धनावेश से दूर की ओर होती है तथा ऋणावेश के पास की ओर होती है। जैसे हम बात करें कि यहाँ पर धनावेश है कोई और इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो डायरेक्शन है वो किधर होगी, तो धनावेश से तो किधर होगी, दूर की ओर होगी। यदि यहाँ पर ऋणावेश है और इस बिंदु पर यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखें तो ऋणावेश के पास की ओर होगी विद्यार्थियों। तो विद्युत क्षेत्र है वो एक सदिश राशि होती है। कैसी राशि है,
सदिश राशि होती है जिसकी डायरेक्शन है वो धनावेश से तो दूर की ओर होती है तथा ऋणावेश के पास की ओर होती है। आप लोगों को ये तो समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है। देखिए विद्यार्थियों, जो फॉर्मूला है उसी फॉर्मूले को प्रयोग में हम लेंगे। बात करेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, E वेक्टर का मात्रक क्या होगा। देखिए E का मात्रक वही होगा, E का मात्रक बराबर होगा F अपॉन में Q नॉट का मात्रक, F अपॉन Q नॉट का मात्रक। F यहां पर बल है और बल का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, न्यूटन, और Q नॉट यहां पर आवेश है, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो देखिए विद्यार्थी, जो E का मात्रक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, उसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम। इसके अलावा इसका मात्रक है वो हम दूसरी फॉर्म में भी पुट कर सकते हैं। देखेंगे, मैं इसको एक बार फिर से लिख रहा हूं। E का जो मात्रक है वो बराबर होता है F अपॉन में Q नॉट का मात्रक। यहां पर आप ध्यान देंगे सारे, मैं इसको अक्ष से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूं। ये है F इंटू अक्ष, ये विस्थापन है, बल गुणा विस्थापन है। इसको हम कार्य से प्रदर्शित कर सकते हैं। किससे लिखा जा सकता है, कार्य से लिखा जा सकता है। कार्य बट्टे में जो आवेश है W अपॉन में Q नॉट, इसको हम विभव से पुट कर सकते हैं। तो V बट्टे में अक्ष आ गया, और V यहां पर विभव है, और विभव का जो मात्रक होता है वो वोल्ट होता है, और अक्ष है वो है विस्थापन जिसका मात्रक मीटर होता है। तो E का जो अन्य मात्रक है वो होता है वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर भी इसका मात्रक होता है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के दो मात्रक यहां पर आ गए हैं विद्यार्थियों, एक तो है न्यूटन प्रति कूलाम, दूसरा है वोल्ट प्रति मीटर। अब हम बात करेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा क्या होती है। विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसकी विमा इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम पुट करेंगे कि E की विमा, E की विमा है वो देखिए E की विमा वही होगी, E की विमा बराबर होगी F अपॉन में Q की विमा, F अपॉन में Q की विमा। F की जो विमा होती है वो m1 L1 T-2 होती है, और Q आवेश है और आवेश की विमा A1 T1 होती है। फाइनली जो E की जो विमा है वो क्या आ जाएगी, यहां से m1 L1 T-3 A-1। आप इस विमा को गौर करके देख लेंगे कि देखिए m1 तो पढ़ाई है एजडीज, L1 पढ़ाई है एजडीज, T1 ऊपर और जाएगा, T-2 पहले से ही पढ़ा था, एक और माइनस में आ जाएगा, T-3 हो जाएगा, A-1 हो जाएगा। ये हमारे पास में आ गई है E की विमा। तो विद्यार्थियों, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक और विमा आप लोगों को समझ में आई होगी। इसके साथ में ये सदिश राशि होती है जिसकी दिशा धनावेश से दूर की ओर तथा ऋणावेश से पास की ओर होती है। अब मैं थोड़ी सी एक बात और बताता हूं कि विद्युत क्षेत्र में रखे आवेश पर लगने वाले बल की दिशा क्या होगी। कि विद्युत क्षेत्र के अंदर हमने कोई आवेश रख दिया तो उस पर लगने वाला बल क्या होगा। एक बार फिर से सुन लीजिए मैं क्या बोल रहा हूं कि विद्युत क्षेत्र में रखे आवेश पर लगने वाले बल की डायरेक्शन क्या होगी। तो देखिए विद्यार्थियों, यदि विद्युत क्षेत्र है उसमें हम विद्युत क्षेत्र को मैंने यहां पर समांतर रेखाओं के द्वारा दिखाया है, और यदि इसके अंदर धनावेश रख दें, यदि कोई पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज पर तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगेगा, और नेगेटिव चार्ज पर विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल लगेगा। देखिए विद्युत क्षेत्र की जो डायरेक्शन है वो इस तरफ है, विद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ है, और इसमें हमने यदि धनावेश रखा है तो धनावेश पर तो लगने वाले बल की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में, और ऋणावेश पर लगने वाले बल की दिशा विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में होती है। एक बार फिर से सुन लेंगे कि यदि किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर धनावेश रखा है तो उस धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा सदैव विद्युत क्षेत्र की दिशा में होगी, तथा उस विद्युत क्षेत्र के अंदर यदि आपने ऋणावेश रखा है तो उस पर लगने वाले बल की दिशा सदैव विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में होगी। तो आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे बिंदु आवेश के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम बात करेंगे
बिंदु आवेश के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। हम एक बिंदु आवेश ले लेते हैं, ध्यान देंगे एक बार इधर हम यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज ले रहे हैं, ये स्मॉल क्यू आवेश है और इससे स्मॉल आर दूरी पर कोई पॉइंट पी है जिस पर हमारे को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। एक बार टॉपिक का नाम फिर से सुन लीजिए, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हम एक पॉइंट चार्ज लेंगे, बिंदुवत आकार का आवेश लेंगे और वो यहां पर हमने स्मॉल क्यू ले लिया है, उससे कुछ दूरी पर हम एक बिंदु लेंगे जिसे रिस्ट बिंदु कह रहे हैं, जिस पर हमारे को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड आउट करनी है। उस बिंदु की जो आवेश से डिस्टेंस है वो हमने स्मॉल आर कंसीडर कर ली है। बिंदु P पर हमारे को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, उसका सूत्र फाइंड आउट करना है। इससे पहले हम ये देखते हैं कि बिंदु P पर उत्पन्न होने वाली विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन क्या होगी। देखिए जो बिंदु Q है उससे स्मॉल r दूरी पर बिंदु P है, यदि ये आवेश स्मॉल q धनात्मक है तो यहां पर उत्पन्न जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो इससे दूर की ओर होगी। विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो धनावेश से दूर की ओर होती है तथा ऋणावेश से पास की ओर होती है। तो यहां पर जो बिंदु P है उस पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसकी डायरेक्शन धनावेश से दूर की ओर दिखाई है हमने, और बिंदु P पर अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। देखिए बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम एक परीक्षण आवेश लेंगे। परीक्षण आवेश को हम Q0 से रिप्रेजेंट करेंगे, वो अति अल्प होगा जिसके कारण से खुद का कोई विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा तथा साथ में वो दूसरे आवेशों की उपस्थिति से अपनी स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं डालता, दूसरों की स्थिति पर भी कोई प्रभाव नहीं डालता। जैसे हमने बिंदु P पर कंसीडर कर लिया कि यहाँ पर एक आवेश रखा हुआ है Q0, तो इस Q0 को जैसे ही हमने यहाँ पर माना तो इस आवेश की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जो डिस्टेंस प्लस Q और P के बीच की स्मॉल r हमने ली थी उतनी की उतनी ही डिस्टेंस रहनी चाहिए। तो डिस्टेंस उतनी की उतनी ही है विद्यार्थियों। परीक्षण आवेश Q0 से कोई विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता, साथ में वो दूसरे आवेशों की स्थिति में भी कोई बदलाव नहीं करता। अब देखिए कूलाम के नियम से हम आवेश Q और Q0 के बीच में लगने वाला बल देखेंगे। Q व Q0 के मध्य बल कितना काम कर रहा है कूलाम के नियम से। F इक्वल टू कूलाम के नियम से हम जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर R कैप होता है। तो यहां पर देखिए विद्यार्थियों Q1 के स्थान पर तो है Q, Q2 के स्थान पर है Q0 और R के स्थान पर R ही है R स्क्वायर। और इधर यदि आपने वेक्टर दिखाया है तो इधर भी आपको सदिश के रूप में व्यक्त करना पड़ेगा। मैंने एकांक सदिश ले लिया है R कैप, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बल है वो R कैप की डायरेक्शन में लगेगा। देखिए विद्यार्थियों यहाँ पर Q और Q0 के बीच में लगने वाला बल दूर की ओर ही होगा यदि दोनों की प्रकृति समान है तो, और ये R इस डायरेक्शन में है तो R कैप उसी डायरेक्शन में होगा। समीकरण 1 आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से। जो विद्युत क्षेत्र है उसकी परिभाषा हमने अभी दी है, उसकी परिभाषा में एक फॉर्मूला हमारे सामने आता है E वेक्टर इक्वल टू F वेक्टर अपॉन में Q0। इसको मैं दे देता हूं समीकरण 1। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो परिभाषा है उससे हमारे पास में विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता का फॉर्मूला है वो E वेक्टर इक्वल टू F वेक्टर अपॉन में Q0 आ गया। समीकरण 1 को उठाकर समीकरण 2 में पुट कर देंगे। समीकरण 1 को किस में पुट करना है, समीकरण 1 को समीकरण 2 में रखने पर 2 में रख देंगे, क्या आ जाएगा, देखिए 2 में रखते ही देखिए यहां पर आप ध्यान देंगे F0 की वैल्यू पुट करने में 1 अपॉन में Q0 तो पहले से ही रख देता हूं,
1 अपॉन में क्यू नॉट तो पढ़ा ही है। अब एफ नॉट की ये पूरी वैल्यू है, इसको मैं रख रहा हूं विद्यार्थियों 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर आर के। क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो गया, E वेक्टर इक्वल टू आ गया है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर आर के। ये हमारे पास में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला आ गया है बिंदु आवेश के कारण। ये जो फॉर्मूला आया है वो है बिंदु आवेश के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और देखिए विद्यार्थी, इस फॉर्मूले से स्पष्ट हो रहा है कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो अदिष्ट बिंदु की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। E और R के बीच में क्या संबंध है? E है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। यदि हम ग्राफ खींचें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और R के बीच में, तो ये इस तरीके का ग्राफ आएगा। और यदि हम E और 1/r² के बीच में ग्राफ खींचें, E और 1/r², तो हमारे पास में ग्राफ इस तरीके का आएगा, क्योंकि E और 1/r² तो समानुपाती एक दूसरे के। यहां पर ध्यान देंगे कि E और R तो है, E है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, लेकिन E है वो 1/r² के समानुपाती है। तो यहां पर तो समानुपाती के अकॉर्डिंग सीधी रेखा आ गई, और यहां पर जब दूरी का मान बढ़ाएंगे तो ये इस तरीके से मान डिक्रीज होता चला जाएगा। व्युत्क्रमानुपाती के लिए ये ग्राफ है विद्यार्थियों। तो ये जो हमारा टॉपिक था, आसान सा टॉपिक था, बिंदु आवेश के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दोस्तों अब हम बात करेंगे बहु आवेशों के निकाय में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होता है। हम एक निकाय लेंगे और उसमें बहुत सारे आवेश लेंगे और उसमें कोई अदिष्ट बिंदु लेंगे जिस पर हमारे को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इससे पहले हम बहु आवेशों के निकाय में रखे किसी आवेश पर लगने वाले बल का व्यंजक निकाल चुके हैं। ठीक उसी प्रकार ही बहु आवेशों के निकाय में स्थित किसी बिंदु पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड आउट करनी है। इसके लिए हम एक सिंपल सा डायग्राम लेंगे, बहु आवेशों का निकाय का निर्माण करेंगे। और देखिए विद्यार्थियों, हमारे पास में ये कोई निकाय है, हमने कंसीडर कर लिया है। ये एक सिस्टम है, निकाय है, इसमें खूब सारे आवेश रखे हुए हैं। हम n आवेश मान लेते हैं। कितने आवेश हमने कंसीडर कर लिए? n आवेश हमने मान लिए, Q1 Q2 Q3 डॉट 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 Qn तक आवेश रखे हुए हैं। अब इस आवेश के निकाय में हम एक अदिष्ट बिंदु लेंगे P, जिस पर हमारे को कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। देखिए विद्यार्थियों, जो कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो अलग अलग आवेशों के कारण से उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के सदिश योग के बराबर होती है। अध्यारोपण का सिद्धांत यहां फिर से अप्लाई करेंगे। अध्यारोपण का जो सिद्धांत है वो क्या है कि जो हमने पहले अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ा था वो तो बल के लिए था। अब यहां पर हम देखेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत कि किसी बिंदु पर जो कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो अलग अलग आवेशों के कारण से उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के सदिश योग के बराबर होता है। एक बार फिर से सुन लेंगे कि जो बिंदु P है उस पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग अलग आवेशों के कारण से उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के सदिश योग के बराबर होती है। अब देखिए विद्यार्थी, बिंदु P पर आवेश Q1 के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, Q2 के कारण से, Q3 के कारण से, Qn के कारण से ज्ञात करनी है। इसके लिए हमारे को इन आवेशों से बिंदु P की जो डिस्टेंस है, स्थिति सदिश है, वो लेकर चलना पड़ेगा। हमने R1 R2 R3 वेक्टर Rn वेक्टर इनकी स्थिति सदिश यहां पर ले लिए हैं। अब हम देखेंगे आवेश Q1 के कारण से कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो सर्वप्रथम हम बात करेंगे आवेश Q1 के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसको मैं पुट कर रहा हूं E1 से। और देखिए विद्यार्थियों, अभी हमने बिंदु आवेश के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक देखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। तो ठीक उसी प्रकार से यहां पर आ जाएगा E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
यहां पर Q1 है तो Q1, R1 है तो R1 का स्क्वायर R1 कैप आ जाएगा। फिर उसी तरीके से आप देखिए आवेश Q2 के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और उसको हम लिख रहे हैं E2 से, वो भी क्या हो जाएगी सिमिलर तरीके से डायग्राम को देखते हुए Q2 अपॉन में R2 का स्क्वायर R2 कैप। यहां से आवेश तो Q2, डिस्टेंस है R2, तो Q2 बड़ी बाई R2 स्क्वायर R2 कैप, ये एकांक सदिश है इसके लिए। इसी प्रकार से चलता चला जाएगा और आवेश Qn के कारण, आवेश Qn के कारण से जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसको हम लिख रहे हैं En से, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn बाई Rn स्क्वायर Rn कैप। इसको मैं देता हूं इक्वेशन नंबर 1, इसे इक्वेशन नंबर 2, इसे इक्वेशन नंबर 3, और यह है अध्यारोपण का सिद्धांत। एक बार फिर से सुन लेंगे कि किसी बिंदु पर उत्पन्न कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग अलग आवेशों के कारण से उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के सदिश योग के बराबर होती है। इसको मैं दे देता हूं इक्वेशन नंबर 4। अब हम समीकरण 1, 2 और 3 को समीकरण 4 में पुट कर देंगे। 1, 2, 3 को हमने समीकरण 4 में रख दिया है, तो देखिए क्या प्राप्त होगा। E वेक्टर इक्वल टू E1 की वैल्यू कितनी है, ये वाली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई R1 का स्क्वायर R1 के। E2 की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बाई R2 स्क्वायर R2 के, और जो अंतिम पद है इसी प्रकार से क्या आ जाएगा, यहां से समीकरण 3 का मान रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn बाई Rn का स्क्वायर Rn कैप, और इस पद में से जो भी कॉमन आ रहा है उसे हम कॉमन ले लेंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ रहा है यहां से, तो Q1 बाई R1 स्क्वायर R1 के प्लस Q2 बाई R2 स्क्वायर R2 के, फिर प्लस अंतिम पद क्या आएगा Qn बाई Rn स्क्वायर Rn के, और इसको भी हम समेशन के रूप में पुट कर सकते हैं। क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन I इक्वल टू 1 to n, क्योंकि I का मान कहां से कहां तक बदल रहा है, 1 से लेकर n तक बदल रहा है, Ri स्क्वायर Ri कैप। एक बार देखेंगे इस फॉर्मूले को, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन I इज इक्वल टू 1 to n Qi बाई Ri स्क्वायर Ri कैप। यहां पर I की वैल्यू 1 से लेकर n तक पुट करनी है। 1 पुट करेंगे तो Q1 R1 स्क्वायर R1 कैप पहला पद आ जाएगा। जब I बराबर 2 पुट करेंगे तो Q2 अपॉन R2 स्क्वायर R2 कैप, ये दूसरा पद आ जाएगा। इसी तरीके से I की वैल्यू 3 पुट करेंगे, 4 पुट करेंगे, और जब n पुट करेंगे तो Qn बाई Rn स्क्वायर Rn कैप आ जाएगा, अंतिम पद आ जाएगा। तो इसको हमने समेशन के रूप में पुट कर दिया है, और ये हमारा टॉपिक था बहुआवेशों के निकाय में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आप सभी लोगों को समझ में आया होगा।